बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं नागेंद्र बाबाशर कैरियर की चैनल पर आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत है। कहने का मतलब यह है कि वक्त यानी समय बहुत महत्वपूर्ण है। जब समय को आप चूक जाएंगे तो समय भी आपको जो है छोड़ देगा। अर्थात समय के साथ आप कोई किसी भी काम को करते हैं उसके साथ उसमें सफलता मिलती है, और समय के साथ आप यदि लापरवाही करते हैं तो समय भी आपको छोड़ देते हैं। आज हम लोग जिस परिवेश में हैं उसका महत्व समय का ही है। समय बहुत कीमती चीज़ है, और समय के साथ जो भी लक्ष्य बनाते हैं उसके अनुरूप आपको काम करने की आवश्यकता है। यह केवल शिक्षा जगत में ही नहीं, आम आदमियों को व्यवहारिक जीवन में इसको अपनाने की आवश्यकता है। तो ठीक है, मैंने आपको जो पढ़ाया था, जो ठोस अवस्था की जो बात किया था पिछले क्लास में, आज हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमने कल अंत किया था कि पदार्थ जो होते हैं जिसमें द्रव्यमान और आयतन होता है, द्रव्यमान के बारे में बतलाया था और आयतन के बारे में। आज हम बतलाएंगे पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं। तो देखिए आप लोग, पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं। पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं तीन होते हैं। पहला है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। दूसरा है द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। और तीसरा है गैसीय अवस्था। गैसियस स्टेट। यह तीन मूलभूत भौतिक अवस्थाएं हैं, और इसी से पूरे संसार की बात करेंगे, पूरे ब्रह्मांड की बात करेंगे, सब के सब इसी तीन अवस्थाओं के द्वारा संचालन होता है। जिसमें ठोस अवस्था जो है किसी भी वस्तु को स्टेबिलिटी देता है, द्रव और गैस जो होते हैं वह स्टेबिलिटी नहीं देता है। तो आप लोग जानेंगे कि ठोस जो होते हैं जिसका द्रव्यमान, आयतन और आकार तीनों निश्चित होते हैं, यानी वह स्टेबल होता है। तो हम आपको अब बतलाएंगे ठोस अवस्था के बारे में थोड़ा सा। पहले तो पहला लिखेंगे आप लोग ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट्स। आप जानेंगे कि कोई भी अवस्था है तो उसमें आपको तीन चीज़ मिलेंगे। पहले आप जान लीजिए पदार्थ में द्रव्यमान, आयतन एवं आकार। किसी भी पदार्थ में तीन है, पिछले क्लास में हमने बताया था, द्रव्यमान, आयतन और आकार। यह तीनों
निश्चित हो, निश्चित हो, यह कहलाएगा ठोस। बहुत सिंपल है, सो सिंपल। यानी वैसे पदार्थ जिनका द्रव्यमान, आयतन एवं आकार तीनों निश्चित होते हैं क्या कहलाएंगे? ठोस कहलाएंगे। बस इसको देख करके आप लोग समझ सकते हैं कि वह पदार्थ जिसका द्रव्यमान, आयतन और आकार तीनों क्या हो? निश्चित हो, वह क्या कहलाएंगे? ठोस कहलाएंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं, वैसे पदार्थ जिनका द्रव्यमान, आयतन एवं आकार निश्चित होते हैं तो उसे ठोस अवस्था कहते हैं। अर्थात ठोसों के पास द्रव्यमान, आयतन एवं आकार तीनों निश्चित होते हैं। अर्थात ठोसों के पास द्रव्यमान, आयतन एवं आकार निश्चित होते हैं। यह तीनों चीज, द्रव्यमान, आयतन और आकार तीनों निश्चित होगा तो वह क्या कहलाएंगे? ठोस कहलाते हैं। इसी प्रकार द्रव की बात करते हैं। लिक्विड, तो लिक्विड में द्रव्यमान और आयतन निश्चित होते हैं किंतु आकार अनिश्चित होते हैं। यानी इसको ऐसे कह सकते हैं कि कोई पदार्थ है जिसमें द्रव्यमान होता है, आयतन होता है और आकार भी होता है। इसमें द्रव्यमान और आयतन निश्चित होते हैं और आकार अनिश्चित होता है। यानी द्रवों के पास द्रव्यमान एवं आयतन निश्चित होते हैं किंतु आकार अनिश्चित होता है। यह द्रव का सामान्य गुण है। इसमें आप देखेंगे, जैसा कि पानी की बात मैं करूं, पानी, जल विभिन्न बर्तनों में रखते हैं तो उसका आकार भिन्न भिन्न होता है, लेकिन उसका आयतन 1 लीटर लेते हैं तो उसका आयतन 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन जैसा जैसा बर्तन रखते हैं वैसा वैसा उसका आकार प्राप्त होता है। यदि ग्लास में लेते हैं तो ग्लास का आकार धारण कर लेता है। यदि उसे आपको क्या कहते हैं,
जग में रखते हैं तो जग का आकार प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विभिन्न आकार वाले बर्तनों में द्रव को रखा जाता है, उसके अनुरूप वह आकार को धारण करता है, लेकिन आयतन उसका निश्चित है। यदि 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा। और आप जानिए कि द्रव्यमान तो किसी वस्तु का हमेशा निश्चित ही रहता है, या तो ठोस अवस्था में रहे, या द्रव अवस्था में रहे, या गैस अवस्था में रहता है रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर आप लिख जान सकते हैं कि द्रवों के पास द्रव्यमान, आयतन, द्रव्यमान एवं आयतन निश्चित होते हैं, किंतु आकार अनिश्चित होता है। यह सब विदित है, या इसमें कोई तरह का इसमें चेंजिंग आने की बात नहीं है। वह आकार बदलेगा, लेकिन आयतन और आकार के आयतन और द्रव्यमान क्या होगा? निश्चित होगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जल, पानी। एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं जल, वाटर, जिसका फॉर्मूला होता है H2O। हम बतलाएंगे H2O के बारे में, बहुत ज़रूरी का चीज़ है, उसमें क्या क्या होते हैं। लेकिन आप यहाँ जानिए कि वाटर को हम लोग इसलिए एग्जाम्पल के रूप में लिखे हैं कि दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। हम लोगों के लिए जल अनिवार्य यौगिक है, और उसको हमने देखते हैं, हर लोग इसको देखते हैं कि जैसा जैसा बर्तन में रखा जाता है वैसा वैसा उसका आकार बन जाता है। तो यह द्रवों का ऐसा गुण होता है। इसी प्रकार आप गैस की बात करते हैं, गैस एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है, जिसका द्रव्यमान निश्चित होता है एवं आयतन एवं आकार अनिश्चित होते हैं। या इसमें आपको देखेंगे कि जैसा जैसा किसी वस्तु का आकार होगा, कोई भी गैस का वैसा वैसा मतलब वह आकार को धारण करता है, और वह जो है आयतन को भी बदल लेता है, अर्थात इसका आयतन और आकार दोनों बदल जाता है। तो आप कह सकते हैं गैस एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है, जिसमें जिसमें द्रव्यमान निश्चित होता है, द्रव्यमान निश्चित होता है, किंतु आयतन एवं आकार अनिश्चित होते हैं।
यानी कोई भी मटेरियल की बात कीजिए, पदार्थ हो गया, इसमें आयतन, द्रव्यमान, आयतन एवं आकार, यह निश्चित है। द्रव्यमान क्या होता है? हमेशा निश्चित होता है, निश्चित होता है, लेकिन यह दोनों अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं। तो आप जानिए कि पदार्थ गैसों में, यानी गैसों के पास द्रव्यमान अनिश्चित होता है किंतु आयतन एवं आकार, द्रव्यमान निश्चित होता है किंतु आयतन एवं आकार अनिश्चित होते हैं। गैसों में द्रव्यमान निश्चित एवं आयतन एवं आकार अनिश्चित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। गैसियस स्टेट की जो बात कर रहे हैं, गैसियस स्टेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। गैस तो वायु को ही ले सकते हैं। वायु जो गैस है, जिसे वायु को प्राण कहा गया है, वह गैसीय अवस्था में है, जिसमें वायु के अंतर्गत नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अक्रिय गैस हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन एवं जीनन लगभग 1% होता है। तो इन तमाम गैसों का घटक है जो वायु कहलाता है। और जानते हैं कि वायु तो प्राण है। वायु के बिना यह धरती पर कोई भी जीवन सर्वाइव नहीं कर सकता है, वह आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए वायु जो गैस है वह सबसे उत्तम है। आप जानिए कि ठोस अवस्था, द्रव अवस्था एवं गैसीय अवस्था में गैसीय अवस्थाएं हैं जिसके कारण जीवन है। आप जान लीजिए कि वायु प्राण है जबकि जल जीवन है। जल द्रव अवस्था में होते हैं जबकि वायु गैसीय अवस्था में है। वायु से ही वायुमंडल है। वायुमंडल का मतलब क्या है? वायु। और वायु क्या है? जिसको हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं, जो श्वसन क्रिया में हम लोगों को यूज होता है। जितने भी स्थलीय प्राणी हैं सभी को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जो वायु से प्राप्त करता है। इसलिए वायु को ध्यान में रखना है, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। तो इस तरह से हमने थोड़ा डिटेल किया है कि ठोस अवस्था है लेकिन उसके साथ जुड़े हुए द्रव और गैसीय अवस्था है, जिसका आवश्यकता हमको पूरे केमिस्ट्री में पड़ेगा। इसलिए हम इसको थोड़ा डिटेल कर दिए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि गैसीय अवस्था, उससे पहले हमने द्रव अवस्था की बात किया, उससे पहले ठोस अवस्था की बात किया। और ठोस अवस्था तो पूरे डिटेल में पढ़ाना ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसको भी जानने की आवश्यकता है। तो इसका एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड,
ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वह स्मॉल जी है, यानी वो गैस है। यदि एल लिखा हुआ रहता तो लिक्विड होता, यदि एस लिखा हुआ रहता तो वह सॉलिड होता। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, O2 ऑक्सीजन गैस है, NH3 अमोनिया गैस है, CH4 मेथेन गैस है, ओजोन O3 गैस है, etc। तो यह तमाम जो हैं यह पदार्थ है, और इन पदार्थों की जो भौतिक अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैसीय है, जिसके गुण, धर्म और स्वभाव के बारे में हमने बतलाया। अब मैं आगे इसको डिटेल कर रहा हूँ। जो आपका सिलेबस है वह ठोस अवस्था का डिटेल पढ़ाते हुए उसका वर्गीकरण करेंगे, और उसमें क्या क्या जो आपका सिलेबस में सारी बातों को हम बताते हुए एग्ज़ाम से रिलेटेड टर्म को विशेष फोकस करूँगा, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। तो अब आप लोग देखिए ठोस अवस्था, जिसको मैं डिटेल करने जा रहा हूँ। ठोस अवस्था जो होते हैं वह दो विपरीत कारकों पर निर्भर करता है। सॉलिड डिपेंड्स अपॉन टू अपोजिट फैक्टर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दोनों फैक्टर जो होंगे, कारक जो होंगे, वह दोनों टेम्परेचर से रिलेटेड टर्म होगा। तो आप यहाँ पर ठोस अवस्था के संबंध में मैं हेडिंग बनाता हूँ, और उसके बारे में कुछ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, जो नॉलेज के लिए ज़रूरत है, बेसिक है और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। तो यहाँ पर आप लोग जानेंगे ठोस अवस्था। सॉलिड स्टेट की बात करते हैं। ठोस अवस्था जो होते हैं यह दो भौतिक कारकों पर डिपेंड करता है। ठोस दो विपरीत कारकों ठोस दो विपरीत कारकों पर निर्भर करते हैं। देखिए बुआ, दो विपरीत कारक क्या है, यह बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट है। यह है आपको, पहला आप जानिए कि पहला है ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी के नाम से जानते हैं। हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी। नेक्स्ट है अंतराण्विक बल। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सॉलिड्स डिपेंड्स अपॉन टू अपोजिट फैक्टर्स सच एज हीट एनर्जी एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब हम जानेंगे
कि उसमें ऊर्जा क्या है, वह ठोस पर कैसे प्रभाव डालता है, या अंतराण्विक बल क्या है, वह उसका ठोस पर क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहले आप जानिए कि कोई भी सॉलिड जो पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, ठोस द्रव गैस, ध्यान दीजिए, ध्यान देना है। इसीलिए हमने तीनों की चर्चा किया है, ठोस द्रव और गैस। यह तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब यह तीनों का साथ कभी छूटता भी नहीं है, ये जान लीजिए। यह जीवन है, ब्रह्मांड है, संपूर्ण ब्रह्मांड की में जब इसकी चर्चा हो तो वह तीनों अवस्था अनिवार्य है, नहीं तो स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगा, जीवन सर्वाइव नहीं करेगा। तो इस तरह से आपको यह ठोस द्रव और गैस दोनों के तीनों यह ताप पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। यदि आप देखेंगे कि गरम करते हैं, ठोस को गरम करते हैं तो क्या बनेगा, द्रव, और द्रव को पुनः गरम करते हैं तो क्या बन जाता है, गैस, यानी हॉट, हीट करना है ना। तो ये क्या कहलाएंगे, लिक्विड, लिक्विड को पुनः जो है हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। इसी प्रकार जो है गैस को ठंडा करते हैं तो द्रव बन जाता है, और द्रव को ठंडा करते हैं तो वह ठोस बन जाता है। देखिए बुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यह गर्म होना या ठंडा होना दोनों ताप है। हॉटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट और कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज टेम्परेचर। यानी किसी वस्तु जिसे गर्म करते हैं यानी ताप में वृद्धि हो रहा है, और उसी प्रकार किसी वस्तु को ठंडा करते हैं यानी ताप में कमी हो रहा है। ऐसा कैसे, यह अनुभूति है, यह फीलिंग करने का चीज़ है। देखते होंगे कि ठंडे के दिनों में, चूँकि आप जानते हैं कि मानव जो है वह वार्म ब्लडेड है, वार्म ब्लडेड एनिमल है जिसके बॉडी टेम्परेचर फिक्स्ड होता है, और वह बॉडी टेम्परेचर जो 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 98.5 या 6 डिग्री फ़ारेनहाइट के रूप में जो लिया जाता है, वह टेम्परेचर मनुष्य के लिए या पक्षियों के लिए वह फिक्स्ड होता है। जिससे अधिक ताप हो जाए तो वातावरण का ताप बढ़ जाए वह मनुष्य के शरीर के टेम्परेचर की तुलना में, तो जानिएगा कि गर्मी लग रहा है। या जो बॉडी टेम्परेचर है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, उससे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम जाए तो ठंडा महसूस होता है। यही कारण है कि ठंडे के दिनों में हम लोग ठंड का अनुभूति मिलता है, ठंड का अनुभव करते हैं, जिसका मूल कारण है कि वातावरण का ताप में गिरावट हुआ है, वह तापमान में कमी हुआ है। जो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वह वातावरण में जाता है, जिसके कारण ठंडा महसूस होता है। अभी गर्मी के दिन आ गया है, एक आध महीना बाद देखिएगा कितना बेचैनी महसूस करेंगे। इसका मतलब यह है कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, वातावरण का तापमान हमारे शरीर के तापमान से कहीं ज़्यादा है, इसलिए इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर में जाता है, जिसके कारण वह गर्मी महसूस करता है। इसलिए मानव, जो आप जानते हैं प्रकृति के नियम के यानी गॉड के जस्ट नीचे मानव है। मानव और महामानव, महामानव मीन्स ईश्वर, गॉड, और उनकी जो लीलाएं हैं, उनकी जो तमाशा है पूरे ब्रह्मांड की, उसको कौन जानता है, मानव जानता है। इसलिए मानव विवेकी है, मानव ब्रेनी है, वह प्राकृतिक घटनाओं के बारे में वह जानता है और जानने का प्रयास करता है।
इसको छोड़ करके ब्रह्मांड में दुनिया में कोई ऐसा प्राणी नहीं है कि उसको अनुभव ले और उसका आनंद ले सकता है। यही कारण है कि मानव ब्रेनी है और मानव ही यदि अच्छा कर्म और मेहनत कर लेता है तो महामानव का रूप धारण हो जाता है। तो चलिए बुआ, आप लोग यहाँ देखिए, हम यह कहना चाहते हैं कि ठोस, द्रव और गैस तीनों डिपेंड करता है तापमान पर। तापमान यानी आप देखेंगे कि ठोस को गर्म करते हैं तो बन जाता है द्रव को गर्म करते हैं तो बन जाता है गैस, जिसे ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं, थर्मल एनर्जी। और जस्ट इसके विपरीत गर्म का उल्टा क्या होगा? ठंडा करना। अब गर्म और ठंडा की बात हमने जो की आप समझ गए होंगे कि बॉडी के टेम्परेचर से टेम्परेचर घट जाएगा तो वह जो है आपको ठंडा महसूस होगा, और बॉडी के टेम्परेचर से टेम्परेचर राइज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा तो वह गर्मी महसूस होता है। तो ये दोनों तो ताप ही तो है, लेकिन बढ़ जाना एक तरफ क्या है? घट जाना। तो घटने का जो काम होता है वह जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल बहुत मज़ेदार चीज़ है बुआ, आप लोग ध्यान दे करके जानेंगे, क्योंकि यह कंसेप्ट आपको एनसीईआरटी में एक लाइन में लिखा है, मात्र पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि ठोस दो विपरीत कारकों पर निर्भर करता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन आपको कौन कौन कारक है, कैसे और उसका नाम क्या है और कैसे उसका प्रभाव पड़ता है, हमने यहाँ पर बतलाया। पूरे ब्रह्मांड में तीन ही आपको अवस्थाएं होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, जो जीवन संबंधी पदार्थ हैं और अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं को ठोस, द्रव, गैस जो देखते हैं वह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से बढ़ जाता है तो वह आपको ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है, और बॉडी के टेम्परेचर से वातावरण का टेम्परेचर घट जाता है तो वह अंतराण्विक बल हो जाता है। जैसे कि देखिए, ठोस को गर्म किए, फैल गया, उसमें जो पोटेंशियल था, जो स्थितिज ऊर्जा था वह स्टेबल था। जैसे उसको टेम्परेचर के प्रभाव में आया, उसका ब्रेक डाउन हो गया, उसका मॉलिक्यूल्स जो हैं, और धीरे धीरे वह टूटना शुरू कर दिया और वह फैलना स्टार्ट किया, और फैला तो सरफेस पर ही है, सरफेस पर उसमें मोशन आ जाता है, और मोशन के साथ वह क्या होता है, सरफेस के पर वह गति करते हुए, वह मूव करते हुए आगे बढ़ जाता है। उसको पुनः और टेम्परेचर दे दीजिए तो वह क्या करेगा, सरफेस को छोड़ करके उड़ना स्टार्ट कर देता है। जैसा कि आप जानिए, पानी को लीजिए, जल जो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है उस पर वह लिक्विड है, नॉर्मल वाटर लिक्विड के रूप में है, और उसे आप उसको बॉयल है, उसको आप क्या कीजिए, गरम कीजिए। गरम करने के बाद 30-35 डिग्री सेल्सियस पर ले जाइए, वह धीरे धीरे क्या हो जाता है, वह आपको लिक्विफाइड कर जाता है। आपको क्या होता है, ठोस जो है आइस कन्वर्ट करके आपको लिक्विड में आता है, और लिक्विड को और 100 डिग्री सेल्सियस पर ले जाइए, वह वेपर बन के उड़ने लगता है। हम लोग देखते हैं आइस ठोस अवस्था में है, उसको वह 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वह आपको फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, और वह जो है आपको जैसे ही उसको 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वह किस अवस्था में आ जाता है, द्रव अवस्था में। और जैसे ही द्रव रहेगा तो क्या रुकना चाहेगा? क्या नहीं, वह रन करेगा, वह मूवमेंट करेगा, वह गति करेगा, और गति के साथ वह आपको उसका गुणधर्म बदल जाता है, और उसको और गर्म करने का मतलब है वेपर में बना देना, वाटर वेपर में, जलवाष्प में, और जलवाष्प में बनेगा तो वह सतह को भी छोड़ के उड़ने लगता है। यानी सबसे ज़्यादा उसमें ऊर्जा किसके पास होंगे? गैस के पास। आप इसको जान सकते हैं आप खुद कि जिस ताप पर ठोस किस में बदल जाए, द्रव में, और द्रव किस में बदल जाए, गैस में, उस ताप को क्या कहेंगे? उसमें ऊर्जा कहेंगे। उसी प्रकार इसका जस्ट अपोजिट, विपरीत, यह ठोस से किस में बदल रहा है? गैस में। अब दूसरी तरह आप देखिए कि गैस को क्या कर देंगे? ठंडा कर देते हैं।
क्या बन जाता है? द्रव। और द्रव को पुनः ठंडा कर देते हैं, क्या बन जाता है? ठोस। यानी यह जो एक्सपैंडेड था गैस, वह धीरे धीरे टेम्परेचर लो करने से वह क्लोजली कांटेक्ट में आ जाता है, और वह आते कांटेक्ट में आते 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 वो रिजिड एंड हार्ड हो जाता है, दृढ़ और कठोर हो जाता है, कंप्लीटली पैक्ड हो जाता है और ठोस का रूप धारण कर लेता है। जल वाष्प को ठंडा करते हैं, जल बन जाता है, और जल को ठंडा करके 0 डिग्री पर ले आते हैं, वो आइस बन जाता है। तो यही तो है कि ठोस अवस्था जो है डिपेंड करता है टू अपोजिट फैक्टर्स जो हमने कहा था, वह है विपरीत कारक, वह ऊष्मीय ऊर्जा है और अंतराण्विक बल है। हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों को समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगा, फिर भी मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, और यह आपको 10+2 के लिए तो उपयोगी है ही साथ जो हम बतलाएंगे अभी, वह आपको जनरल कंपटीशन में बीपीएससी वगैरह हो गया, सिविल सर्विसेज यूपीएससी लेवल का हो गया, एसएससी हो गया, वह साइंस से जो क्वेश्चन आपको एराइज करता है वह आपको यहाँ से रहता है। बहुत कंसेप्चुअल बात है, इसको मैं आगे बतला रहा हूँ। तो अभी हमने जो बताया टू अपोजिट फैक्टर्स, ऊष्मीय ऊर्जा और दूसरा अंतराण्विक बल, यही दोनों की कहानी है और कुछ तीसरा नहीं है। आप देखेंगे इसमें ऊष्मीय ऊर्जा की बात मैं कर लेता हूँ। ऊष्मीय ऊर्जा थर्मल एनर्जी यानी जिस ताप पर ठोस द्रव में एवं द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है, उस ताप को ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। जिस ताप पर ठोस पदार्थ द्रव में एवं द्रव पदार्थ गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसे ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। गैसों के पास ऊष्मीय ऊर्जा सबसे अधिक होता है। इसका मतलब यह हुआ कि ऊष्मीय ऊर्जा की बात हम करते हैं, यह आपको जनरल कंपटीशन में आता है क्वेश्चन, कितने है कमीशन लेवल का या क्या कहते हैं बीपीएससी हो या यूपीएससी, वहाँ का क्वेश्चन है। ऊष्मीय ऊर्जा की जो बात करते हैं उसके जो ऑर्डर है, क्रम है, यह जानेंगे कि ठोस से ज़्यादा
द्रव और द्रव से ज़्यादा क्या होंगे, गैस। यह आपको ठोस से ज़्यादा किसका होगा, द्रव का, द्रव से ज़्यादा किसका होगा, गैस का। यह ऊष्मीय ऊर्जा की बात हो रही है। तो आप समझ गए होंगे एकदम, बहुत एकदम डीपली। इसके बाद कोई पॉइंट ही नहीं बचता है कि मैं आपको वहाँ पर डिस्क्राइब करूँ। इस बात को मैं इसलिए बतलाना चाहता हूँ कि आप लोग ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को कहीं ना कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो आप तो डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हैं, और वहाँ उसके लिए हमको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है कि आपको कहीं वैसा क्वेश्चन ना आ जाए, उससे पहले आप पहले ही जान लीजिए कि आपको कंसेप्ट क्लियर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने जो लिखाया है कि ठोस किस में परिवर्तित हो जाए, द्रव में, द्रव किस में हो जाए, गैस में, और गैस जो होते हैं जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाता है, जिसके कारण वह फ्लाइट कर लेता है, उड़ने लगता है, पृष्ठ को छोड़ देता है, इस तरह से ऐसा देखा गया है। तो इस तरह से ऊष्मीय ऊर्जा की बात हो गया। एक पॉइंट और मैं आपको इनको बतला देना चाहता हूँ, जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको, आप लोगों को जो नेक्स्ट टॉपिक्स है उस पर हम विचार करेंगे। अब देखना है तो नेक्स्ट है वह है आपको अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है किसका, ऊष्मीय ऊर्जा का। ऊष्मीय ऊर्जा में ताप बढ़ाते 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 गैस तक ले गए हैं। इसमें क्या करेंगे, गैस से ताप घटाते 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 कहाँ तक ले आना है, ठोस में ले आना है। यानी बुला लेना, बिखरा हुआ चीज़ों को एकत्रित कर लेना, सुसंगठित स्वरूप देना ही क्या है, आपको ठोस है। और यह टेम्परेचर को लोअरिंग करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कमा देना पड़ेगा। वही कम करके जो एक्सपेंडेड, जो बिखरा हुआ, उड़ता हुआ, जो फ्लाइट करता हुआ जो पार्टिकल है, वह धीरे 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 ठंडा करके उसको जो है हमने लिक्विड फॉर्म में लाया, और लिक्विड को और उसको जो क्लोजली टाइट किया, टेम्परेचर इतना लो कर दिया कि वह जो स्कैटर्ड था, बिखरा हुआ था, वह सॉलिड के रूप में वह क्या कर गया, रिजिड एंड हार्ड हो गया। वही तो सॉलिड का कैरेक्टर होगा। इससे संबंधित बहुत सारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, और उसका जवाब यहाँ ही से मिलेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से। बड़ा मज़ा आएगा जब उसका क्वेश्चन का जवाब आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो लगेगा कि बहुत अच्छा चीज़ है, जो आपको एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में नहीं है और कहीं नहीं है। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, जिसको बारे में मैं बता रहा हूँ। तो आप देखिए कि जिस ताप पर गैसीय पदार्थ द्रव अवस्था में एवं द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में परिणत हो जाते हैं, उस ताप को अंतराण्विक बल कहते हैं। अर्थात अणु जो है कोलाइड हो जाता है, या कंडेंस्ड हो जाता है, या संगठित हो जाता है, उस पर में जो बल लगता है उस अणु में, उस अणु को अंतराण्विक बल कहते हैं। तो इसको रिटेन कर देते हैं, है ना। जिस ताप पर गैसीय पदार्थ द्रव में एवं द्रव पदार्थ ठोस में परिवर्तित
हो जाते हैं तो उसे अंतराण्विक बल कहते हैं। अंतराण्विक अंतराण्विक बल कहते हैं। इस प्रकार अंतराण्विक बल की बात जो किए हैं, अंतराण्विक बल सबसे अधिक ठोस के पास होता है और इसको क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो आप देखेंगे कि अंतराण्विक बल जो है ठोस के पास सबसे अधिक, उसके बाद द्रव आता है, उसके बाद गैस आता है। यही है आपको ठोस से द्रव और द्रव से गैस में बदलने की कहानी और गैस से द्रव और द्रव से ठोस में बदलने की कहानी। यह दोनों दो विपरीत कारकों पर निर्भर करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने थोड़ा सा लंबा टाइम ले लिया आप लोगों का, लेकिन बहुत ज़रूरी का चीज़ था। इस पर थोड़ा समय दीजिएगा आप लोग, बहुत ज़रूरी का चीज़ है। और इसके बाद हम अपने विषय वस्तु पर आएंगे और वहाँ काफ़ी इंटरेस्ट मिलेगा। आपको कहीं दिक्कत किसी चीज़ को नहीं होगा, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगा, बस कंसेप्ट से भरा पड़ा है और आपको इसको फॉलो करेंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो हम आज जो टॉपिक्स था इसी पर हम आपको विराम लेते हैं और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में अर्थात कल ही मिलते हैं और उस वहाँ पर आपको न्यू टॉपिक्स के साथ आएंगे जो आपको विषय वस्तु से संबंधित है और बहुत ही अच्छा चीज़ है। इसलिए आप लोग यह जानेंगे कि आप लोगों का जो क्लास का जो आज का बेसिक क्लास के रूप में जो हमने लिया वह यहीं पर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे ढंग से जानिए, मेहनत कीजिए और समय को समझिए। हमने आते आते जो कहा है कि वक्त अर्थात समय आपकी कीमती है, समय को आप रिस्पेक्ट देंगे, आप समय से आप अच्छे बनेंगे और अच्छे बनेंगे तो दुनिया जानेंगे। इसलिए आप लोग समय के अनुसार पढ़ाई लिखाई का जो सिस्टम है, तौर तरीका है, उसको समझिए और कंटिन्यूटी बना करके अध्ययन से जुड़े रहिए। मैं आप लोगों को हमेशा साथ दूंगा, संपूर्ण जो सिलेबस है उसको पूरा करूंगा, यह मेरा वादा है। और आपको मैं इसी के साथ समाप्त करता हूँ। फिर मैं कल मिलता हूँ। धन्यवाद।